हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंघाटिया एंड जैसा कि आप जानते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चल रहा था ग्रेजुएशन लेवल का। दो क्लासेस इससे पहले हम ले चुके हैं एंड थर्ड क्लास हमारी आज की रहेगी। सीक्वेंस एंड सीरीज ग्रेजुएशन लेवल पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले +1 +2 के लिए भी हम कर चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से। और सीक्वेंस एंड सीरीज ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड हमारा आ चुका है। आज हमारा पार्ट थर्ड है। सो मेरा सजेशन आप सब लोगों के लिए कि थर्ड पार्ट देखने से पहले आप ग्रेजुएशन लेवल का जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है वो जरूर देख करके आए, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से मेंटेन होता हुआ चला जाए। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करते हैं सब सीक्वेंस हमारा क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी कि सीक्वेंस हमारा क्या होता है। सीक्वेंस के लिए हमने देखा था, हम सीक्वेंस को कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। ठीक है, सो इसमें कुछ टर्म्स होती हैं लाइक A1 A2 A3। ठीक है, सो इस तरह से हमारी बहुत सारी इन्फिनिटी टर्म्स हमारी इसमें रहती हैं। ठीक है, सीक्वेंस बेसिकली हमने देखा था एक फंक्शन होता है हमारा नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, सो बेसिकली सीक्वेंस को हम दिखाते हैं, ये एक तो ये हमारी नोटेशन हो सकती है या फिर हम इस टाइप से भी सीक्वेंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस से हम जा रहे हैं सब सीक्वेंस पर। सीक्वेंस से आप सब सीक्वेंस पर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें से कुछ टर्म्स उठाएं जो कि एक पर्टिकुलर कुछ कोई रूल को फॉलो करती हो। जैसे आप मान लीजिए कोई ऐसी टर्म लें, जैसे मान लीजिए अब आपका जो सीक्वेंस बना है ये हमारा ANK हो जाए। ठीक है, और NK जो है हमारा ये बेसिकली हमारा, जैसे मान लीजिए हमने रूल ले लिया 3K-1। ठीक है, ये ले लिया, यानी कि अगर आप N1 देखना चाहते हैं AN1, ठीक है, इसके लिए टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगे AN1, AN2, इस तरह से ANK। ठीक है, इस तरह से हमारी टर्म्स हो जाएंगी। ये हमारा सब सीक्वेंस हो गया। ठीक है, सो बेसिकली अगर AN1 आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, सो इसके लिए N1 आपका क्या हो जाएगा, N1 इक्वल्स टू 3 × 1 - 1, यानी कि N1 आपका क्या हो जाएगा, N1 आपका ये बेसिकली हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि आप A2 लेंगे। ठीक है, AN1 का मतलब हो जाएगा आपका A2। ठीक है, सो यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी सीक्वेंस की सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर आप AN2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो AN2 के लिए आप क्या करेंगे, N2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 = 5। N2 आपका 5 हो गया, यानी AN2 आपका A5 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये आपकी जो आपकी इसकी फिफ्थ टर्म होगी इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सिंपली यानी कि सीक्वेंस से सब सीक्वेंस ले रहे हैं तो इसके लिए हम सिर्फ कुछ ही टर्म्स उठाते हैं। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करती है। ठीक है, तो सब सीक्वेंस जो होता है इसमें कुछ न्यू टर्म्स हम लेते हैं, उसी में से कुछ टर्म्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं विद सम रूल। ठीक है, सो ये हमारी हो जाती है सब सीक्वेंस। बेसिकली सब सीक्वेंस की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं, सो डेफिनेशन इसकी हमारे लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन अगर हम देखें, डेफिनेशन a subsequence of a given sequence is a sequence that can be derived from the given sequence। बना सकते हैं हम गिवन सीक्वेंस से बाय डिलीटिंग सम और नो एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स अगर हम उसमें से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमने देखा कि अब आपको इस तरह से A1 A2 A3 ये सारी की सारी टर्म्स न लेकर के आपको कुछ ऐसी टर्म्स लेनी है जो कि 3K-1 इसको फॉलो करे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी A2 हो जाएगी, सेकंड टर्म आपकी A5 हो जाएगी, थर्ड टर्म आपकी जो है A8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये वाली टर्म्स लेनी है, यानी कि आपने बेसिकली A4 A5 A6 A7 A8 जो आपकी टर्म्स थी इसमें से A1 को डिलीट कर दिया, A3 A4 को डिलीट कर दिया, उसके बाद आपने 6 और 7 को डिलीट कर दिया, यानी कि आपने सिर्फ A2 को लिया है, A5 को लिया है, A8 को लिया है, और इनके ऑर्डर को चेंज नहीं करना। यानी कि A5 पहले आ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में चलना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा अब सब सीक्वेंस।
इसी का सब सीक्वेंस है, लेकिन ये हमने कोई एक रूल को फॉलो करने वाला सब सीक्वेंस लिया है, और वो रूल हमारा फॉलो होता है 3 के -1 आपकी टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यही हमारी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाती है। अ सब सीक्वेंस ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस से हम ड्राइव कर सकते हैं बाय डिलीटिंग सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को बीच में से हटा दें, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को चूज करते हुए लेंगे, और उनके ऑर्डर्स को भी डिस्टर्ब नहीं करना, और बेसिकली एक रूल के अंडर होता है, एक स्पेसिफिक रूल, हमारा एक स्पेसिफिक पैटर्न वहां पे डेफिनेटली होगा ही होगा जब आप सब सीक्वेंस के लिए एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं सीक्वेंस में से, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन हो जाती है। अब हमें बनाना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके लिए हमारे लिए बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। लाइक फर्स्टली अगर हम बात करते हैं, अगर आपका जो सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस अगर हमारा कन्वर्ट्स करता है, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, देन अगर हमारा सीक्वेंस एल को कन्वर्ट्स करता है, देन एवरी सब सीक्वेंस, इसकी सारी की सारी सब सीक्वेंस भी आपकी एल को कन्वर्ट्स करेंगी, ठीक है। अगर आपका सीक्वेंस एल को कन्वर्ट्स करता है, दैट मीन्स आपकी सारी के सारी सब सीक्वेंस भी आपकी एल को कन्वर्ट्स करेगी। नेक्स्टली अगर इसका ऑपोजिट देखें, ठीक है, यानी कि अगर इफ एवरी सब सीक्वेंस ए एन के converges to L, then we can say that sequence AN also converges to L, ठीक है। ये तो इसका ऑपोजिट हो गया। लेकिन अगर हम किसी एक ही सब सीक्वेंस की बात करें, सिर्फ एक ही सीक्वेंस की, इफ अगर कोई एक ही सीक्वेंस हमारी कन्वर्ट कर रही है सब सीक्वेंस L को, तो हम नहीं कह सकते कि आपकी जो सीक्वेंस है वो L को कन्वर्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। इट मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, यानी कि अगर आप बात करें आपकी कोई सीक्वेंस है, ये आपकी L को कन्वर्ट कर रही है, तो आपकी इसकी कोई भी जो सब सीक्वेंस होंगी ना, सारी की सारी जितने भी इसकी सब सीक्वेंसेस पॉसिबल है, वो भी आपकी L को कन्वर्ट करेगी। लेकिन अगर कोई सब सीक्वेंस आपकी कन्वर्ट कर रही है, तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्ट करेगी या नहीं करेगी ये आप नहीं कह सकते। बट अगर सारी की सारी कन्वर्ट कर रही है L को, सारी की सारी L को ही कन्वर्ट कर रही है, तब उनका जो सीक्वेंस है वो आपका L को कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। सिंपली एक के लिए तो आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर सारी की सारी कन्वर्ट कर रही है सब सीक्वेंसेस, देन आप सीक्वेंस को सीक्वेंस जो L को कन्वर्ट करिए ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए सो बात करते हैं बोल्ज़ैनो-विस्टर्स थ्योरम। सो बेसिकली बोल्ज़ैनो-विस्टर्स थ्योरम हमारी क्या कहती है, that every bounded sequence has a convergent subsequence। अब तक हमने सब सीक्वेंस की ये बात की है कि अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसकी सारी की सारी सब सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट होंगी, एंड अगर सारी की सारी सीक्वेंस सब सीक्वेंसेस आपकी कन्वर्जेंट होती है तो वो सीक्वेंस जो है वो भी आपका कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर एक सीक्वेंस या कुछ सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बोल्ज़ैनो-विस्टर्स थ्योरम है ये हमें रिजल्ट देती है कि अगर आपका कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, अगर कोई भी आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो होगी, एटलीस्ट एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो होगी, ठीक है। और या फिर ये कहें कि एवरी इनफाइनाइट, ध्यान देंगे इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट बाउंडेड, इनफाइनाइट है एंड बाउंडेड है, सेट इन आरके, या ये कहें कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सब सीक्वेंस और एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, और एक लिमिट पॉइंट होगा मीन्स इट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, ठीक है, मीन्स एक पॉइंट को वो कन्वर्ट जरूर करेगी। फॉर एग्जाम्पल नहीं, पहले देखते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, और ये हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस हमने लिया A1 A2, ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली मान लीजिए हमारा सीक्वेंस ऐसा है जो कि 0 to 1 के बीच में बाउंडेड है, ठीक है, ये आपका 0 है, ये डेफिनेटली हमारा 1 है। सो यहाँ पर कहीं हमारा हाफ होगा, ठीक है, ये हमारा 1/4 होगा, ठीक है, यहाँ हमारा 1/8 हो जाएगा।
चलते चलते हमारी एक क्लस्टर बनेगी, 0 के पास हमारी एक क्लस्टर बनेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये सीक्वेंस है ये बेसिकली हमारा कन्वर्जेंट टू 0 होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता है। सो यहाँ पर ये जो क्लस्टर बनेगी, ठीक है, जो क्लस्टर बनती है इसे ही हम क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं। और लिमिट पॉइंट अगर हमें मिल गया और वो यूनिक हुआ तो डेफिनेटली हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। बट इसमें अगर हम देखें, मान लीजिए एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो, मान लीजिए ये भी आपका क्लस्टर है और यहाँ भी आपका क्लस्टर बन रहा है, ठीक है, 0 एंड 1 पे भी क्लस्टर बन रहा है, यहाँ भी क्लस्टर बन रहा है। मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 लिमिट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, यानी सीक्वेंस तो आपकी कन्वर्जेंट नहीं है, बट अगर आप बात करते हैं सब सीक्वेंस की, इतनी आप सीक्वेंस का सब सीक्वेंस ले लेते हैं या ये आपकी सब सीक्वेंस आप ले लेते हैं, तो एटलीस्ट ये जो सब सीक्वेंस है इसमें तो आपके पास एक ही लिमिट होगी। ठीक है, पूरे सीक्वेंस में आपके पास यूनिक लिमिट नहीं है, 2 लिमिट पॉइंट्स है, 2 क्लस्टर पॉइंट्स है। लेकिन ऐसा कोई सब सीक्वेंस आप ले सकते हैं जिसमें एक ही क्लस्टर पॉइंट हो। ठीक है, सो बेसिकली वो आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। यानी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एंड एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हो तो उसमें एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली एक पॉइंट को कन्वर्ट करती ही करती है अगर इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो। ठीक है, चलिए, सो ये बोल्जेनो-विस्टर्स थ्योरम हमने बहुत ही अच्छे से किया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। बोल्जेनो-विस्टर्स थ्योरम इज एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। क्या प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है यानी क्लस्टर पॉइंट होता है, ये बात कहते हैं? नहीं, बात सही है लेकिन ये बोल्जेनो नहीं बोलता है। ठीक है, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है वो बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है वो बाउंडेड होता है। एन अनबाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। कोई भी अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है, एनी अनबाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। तो अनबाउंडेड है तो नहीं कह सकते। ठीक है, बोल्जेनो-विस्टर्स थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, उसके पास एक लिमिट पॉइंट होता ही होता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस सब सीक्वेंस, यानी उसके पास हैव एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। ठीक है, एक बाउंडेड है तो एटलीस्ट कम से कम एक उसके पास लिमिट पॉइंट तो होगा। ठीक है, सो बोल्जेनो-विस्टर्स थ्योरम कहती है एक उसके पास कम से कम एक क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट हमारा एग्जिस्ट जरूर करता है। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ सीक्वेंस कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ इट इज इफ इट इज, ये इफ है। ठीक है, अ सीक्वेंस कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी ही होगी इफ इट इज। देखिए, सब सीक्वेंस की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं इसके लिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा बनाते हैं। एक हमने बात की थी, फर्स्ट नोट हम बनाते हैं। अगर आपका कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो वो हमारा बाउंडेड भी होगा। कन्वर्जेंट अगर है तो वो बाउंडेड होगा। ठीक है, नॉट सेकेंड हमने ये बात की थी कि अगर एन आपका बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड के केस में 2 चीजें हो सकती हैं, इट मे बी कन्वर्जेंट एंड इट मे नॉट बी कन्वर्जेंट। हो सकता है ये कन्वर्जेंट हो सकता है ये कन्वर्जेंट ना हो, बिकॉज बाउंडेड है दैट मीन्स उसमें क्लस्टर पॉइंट्स तो होंगे। ठीक है, लिमिट पॉइंट्स तो होंगे बट यूनिक लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बाउंडेड में कन्वर्जेंट होगा जब उसमें यूनिक लिमिट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यूनिक लिमिट पॉइंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर नॉट यूनिक लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो इस केस में लिमिट पॉइंट्स यूनिक ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 लिमिट पॉइंट्स आ गए, लाइक एक आपका -1 आ गया, एक आपका 1 आ गया, तो इस केस में बाउंडेड होते हुए भी वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, सो सिंपली हमने बात की कि अगर आपका कोई एन बाउंडेड है, ठीक है, सो इस केस में एक तो चीज हमारी होती है कि सीक्वेंस एन में और में नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, एक और चीज इसके लिए अगर हम देखें, बट दे हैव एटलीस्ट अ सब सीक्वेंस, इसके पास एक ऐसी सब सीक्वेंस जरूर होगी विच कन्वर्जेंट श्योरली। ठीक है, जो कि हमारी श्योरली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें, लाइक हमारे पास -1n, ये हमारी सीक्वेंस है, तो इसके लिए बेसिकली हमारी जो सीक्वेंस बनेगी -1 1 -1 1, ठीक है, इसमें क्लस्टर बनेगा एक 1 पर एक -1 पर, तो ये हमारी 2 लिमिट्स हो गई, तो डेफिनेटली ये तो हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी। बट इसके लिए इसका सब सीक्वेंस लेते हैं,
सब सीक्वेंस हमने लिया लाइक -1 -1 -1 -1, ठीक है, 1 1 1 जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट करते गए और -1 -1 सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को रखा, तो ये तो डेफिनेटली इनके लिमिट पॉइंट तो क्या आएगा, -1 ही आएगा सिर्फ, ठीक है। सो सब सीक्वेंस तो इसका क्या हो जाएगा, एटलीस्ट एक ऐसा सब, एक से ज्यादा हो सकते हैं बट एटलीस्ट एक सब सीक्वेंस ऐसा होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा श्योरली, ठीक है, यानी कि जो श्योरली आपका कन्वर्जेंट होगा। अब अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। अ सीक्वेंस कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती ही होती है इफ इट इज बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड होगा तो भी तो होगी, बाउंडेड होगा तो उसमें, अब बाउंडेड होगा तो उसमें क्लस्टर पॉइंट्स होंगे, उसमें क्लस्टर पॉइंट्स होंगे, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहती है हमारी बोल्जानो-विस्ट्रस थ्योरम। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसमें क्लस्टर पॉइंट्स होंगे, बाउंडेड है तो उसमें क्लस्टर पॉइंट्स होंगे, यानी कि लिमिट्स होंगी, लिमिट्स होंगी तो हो सकता है वो यूनिक हो सकता है लिमिट्स यूनिक ना हो, ठीक है, दोनों केस ही है। अगर यूनिक है तो ओके, देन वो डेफिनेटली जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। अगर लिमिट्स हमारी यूनिक नहीं है तो वो सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट नहीं होगा बट उसका कोई ना कोई ऐसा सब सीक्वेंस जरूर होगा जो कि कन्वर्जेंट हो जाए, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो उसके पास एक एटलीस्ट एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस तो होगा ही होगा, ठीक है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, उसके पास वन लिमिट पॉइंट तो ऐसा होगा जिसके लिए वो कन्वर्ट कर जाए, ठीक है। सो बेसिकली बोल्जानो-विस्ट्रस थ्योरम का ये स्टेटमेंट बहुत ही हमें जो है रिजल्ट्स देता है बहुत ही अच्छा, कि अगर आपका सेट, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बात करते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस है तो एक उसके पास एक ऐसी सब सीक्वेंस होगी जो कि कन्वर्जेंट होगी, बिल्कुल करेक्ट है। एवरी सीक्वेंस हैज ए मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। अगर कोई सीक्वेंस है तो उसके पास आप मोनोटोनिक, जैसे अगर कोई सीक्वेंस है जो एक ही डायरेक्शन में न जाने के बाद, न जाने के अलावा ऑसिलेट्स करती है, ठीक है, तो उसकी सब सीक्वेंस बना ले, ठीक है, एक ही साइड वालों की सब सीक्वेंस बनाएंगे तो वो तो मोनोटोनिक हो सकती है ना, तो सब सीक्वेंस तो आपकी मोनोटोनिक हो सकती है। एवरी सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, एवरी सीक्वेंस जो है उसके बारे में हो सकता है कि उसके पास लिमिट पॉइंट हो सकता है उसके पास लिमिट पॉइंट ना हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एवरी सीक्वेंस हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स, ये करेक्ट है। सीक्वेंस में काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होती है, इन्फिनिटी हो सकती हैं बट काउंटेबल होती हैं, ठीक है, बिकॉज हमने देखा ये आपका सेट जो है नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स पे जाता है, और सेट थ्योरी में आपने जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में देखा था, आपकी नेचुरल नंबर के साथ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए, ये आपने देखा था, ठीक है। सो बेसिकली हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख लिया है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात और बढ़ते हैं। लेट एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। देखिए हमने बात की थी कि अगर आप an सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसके सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब सीक्वेंस an अगर हमारा कन्वर्ट्स कर जाए l को, तो इसके सारे के सारे सब सीक्वेंस कन्वर्ट्स करते हैं l को, ठीक है, एवरी सारे के सारे सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करते हैं। अगर सारे के सारे सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करते हैं तो आपका ए एन भी आपका एल को कन्वर्ट कर जाते हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। लेकिन आप इसमें नहीं कह सकते कि ए एल आपका अगर एल को कन्वर्ट करे और इसका एक सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करे, तो ए एन अगर एल को कन्वर्ट करे तो हो सकता है कि इसका होगा ही कि इसका सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ट कर रहा है, बाकी का कुछ पता नहीं है, सिर्फ एक सब सीक्वेंस का हमें पता है कि वो एल को कन्वर्ट कर रहा है, तो वो सीक्वेंस कंप्लीटली हमारा कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। सारे के सारे सब सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करें, देन हम कह सकते हैं कि वो आपका सीक्वेंस एल को कन्वर्ट कर रहा है। सिंपली यहाँ पर देखें, ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा, यानी वो कन्वर्ट करना चाहिए इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए यहाँ पर a2n और a2n प्लस 1, यहाँ a2n है और ये a2n प्लस 2 है, यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली कहें कि आपका a2n कन्वर्ट कर रहा है, a2n प्लस 2 कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी इवन टर्म्स कन्वर्ट करिए, यहाँ भी इवन टर्म्स जो है सॉरी कन्वर्जेंट है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें कह रहे हैं कि सारी की सारी इवन टर्म्स ही भी आपकी कन्वर्जेंट है,
एंड सारी की सारी ऑड टर्म्स भी आपकी कन्वर्जेंट है, दैट मीन सारी के सारे के सारे जो सब सीक्वेंस है वो सारी कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स उस केस में आपका जो कंप्लीट एन है वो भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। इवन एंड ऑड सारी की सारी टर्म्स कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स आपका सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। चलिए, ये आपका केस नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म्स के लिए बोला हुआ है, अगर ऑड टर्म्स भी आती है साथ में तब जाकर के पूरा सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट होगा। Next question. The sequence this has exactly one constant subsequence, exactly two constant subsequence, exactly three constant और exactly four constant subsequence. ठीक है, subsequence हम बनाते कैसे हैं? Like अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास सीक्वेंस है 1 प्लस माइनस वन रेज़ टू पावर n, ठीक है। इसके लिए अगर आप एलिमेंट्स चेक करेंगे तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 0 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट आपके पास 2 हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट 0, फोर्थ 2, इस तरह से हमारे एलिमेंट रहेंगे। सो बेसिकली इन सभी टर्म्स में अगर आप चेक करते हैं, एक तो 0 टर्म आ रही है, एक हमारी 2 टर्म ये आ रही है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसका सब सीक्वेंस बनाना चाहिए तो एक सब सीक्वेंस होता है हमारा 0 0 0 0, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स ले रहे हैं। एक सब सीक्वेंस हम इस टाइप से ले सकते हैं, ठीक है। एक हम 0 2 0 2 इस टाइप से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कांस्टेंट सब सीक्वेंस की। कांस्टेंट सब सीक्वेंस होता है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज इक्वल हो, ठीक है, सारी के सारे इक्वल एंट्रीज आए, ठीक है। तो ये हमारा एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी दो आपके एग्जैक्टली 2 कांस्टेंट सब सीक्वेंस इसके बन सकते हैं। सब सीक्वेंस की बात करते तो 3 हो जाना था, बट कांस्टेंट सब सीक्वेंस की बात की है तो यहाँ पर 3 टाइप ऑफ कांस्टेंट सब सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर गिवन सीक्वेंस के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीक्वेंस, एक कोई सीक्वेंस आपकी, ठीक है, अ सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू एल कॉन्क्लूड्स, इससे क्या कॉन्क्लूड आप कर सकते हो? फर्स्ट, सम सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जेंट टू एल, ऑल सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जेंस टू एल, नो सब सीक्वेंस, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सम सीक्वेंस भी करते हैं लेकिन ऑल सब सीक्वेंस हमारी करती है, सारी की सारी सब सीक्वेंस करती है, तो मोर बेटर ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सारी की सारी सब सीक्वेंस इसकी, यानी कि अगर सीक्वेंस आपका एल को कन्वर्ट कर रहा है तो इसकी सारी की सारी सब सीक्वेंस तो डेफिनेटली आपकी एल को कन्वर्ट करेंगी, ठीक है। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका एक सीक्वेंस है एन विच इज 1 2 3 1 2 3 इस तरह से जा रहा है, ठीक है। सो इसमें अगर आप क्लस्टर पॉइंट्स देखते हैं, क्लस्टर पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं 1 1 इस पर, 2 2 पर, यानी 2 पर आपके एंड 3 पर, ठीक है, 3 पॉइंट्स पर आपके क्लस्टर पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग सब सीक्वेंस अगर आप देखें, सब सीक्वेंस अगर इनके लिए बनाते हैं किस पर? एट क्लस्टर पॉइंट्स। क्लस्टर पॉइंट्स का मतलब होता है जहां पर झुंड मिलता है पॉइंट्स का, ठीक है। तो इनके लिए कांस्टेंट सब सीक्वेंस देखें या क्लस्टर पॉइंट्स का झुंड बनाए 1 1 ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर पॉइंट्स का 2 2 ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसका एंड इसका, ठीक है। इस सीक्वेंस में से हमने 3 सब सीक्वेंस लिए हैं 1 2 एंड 3 को लेते हुए, ठीक है। सो ये जितने भी, ये तीनों आपके जो क्लस्टर पॉइंट्स वाले जो सब सीक्वेंस है ये तीनों ही आपके कन्वर्जेंट होंगे, ये तीनों ही आपके कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्लस्टर पॉइंट था, ये आपका क्लस्टर पॉइंट था, ये आपका क्लस्टर पॉइंट था, पूरे के अंदर आपकी 3 लिमिट्स थी, ठीक है, इसलिए ये आपका कन्वर्जेंट नहीं था। लेकिन अब आपने 3 छोटे छोटे सब सीक्वेंस ले लिए, ये और ये, ठीक है। इस सब सीक्वेंस में देखेंगे तो एक यूनिक आपका लिमिट पॉइंट है तो ये आपका कन्वर्ट कर जाएगा, ये भी आपका इतना सा कन्वर्जेंट होगा, ये भी आपका इतना सा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो अलग अलग लें अगर, तो ये तो सब सीक्वेंस लें तो सब सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होंगे, लेकिन जो कंप्लीट सीक्वेंस है ये आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि समझने वाली चीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए सीक्वेंस है आपका n इक्वल्स टू 1/n when n is odd, और एक आपका है 1 + 1/n when n is even। सो इस केस में अगर आप टर्म्स बनाते हैं तो टर्म्स हमारी रहेगी 1, अगर हमारा ऑड है तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, इवन है देन ये रहेगा 1/3, ऑड है देन 1 + 1/4। तो इस तरह से आपकी टर्म्स चलती जाएंगी। लास्ट में जाते जाते आपके पास हो सकता है कि वो इवन हो सकता है वो ऑड हो, ठीक है। लास्ट में जाते हुए लास्ट वाली टर्म n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो 1/n ये तो आपका 0 बन सकता है, 1 + 1/n
इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये तो 1 ही बनेगा। दैट मीन्स आपका टोटली जो पॉइंट है इसके लिए क्लस्टर बनता है एक तो 0 पर, एक आपका 1 पर, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये बाउंडेड है 0 to 1 के बीच में, ठीक है। और इसके क्लस्टर पॉइंट्स रहेंगे 0 पर एंड 1 पर। तो दो आपके क्लस्टर पॉइंट्स है, दो क्लस्टर पॉइंट्स है, दैट मीन्स 2 क्लस्टर पॉइंट्स है, दैट मीन्स आपका ये जो सीक्वेंस है ये आपका कन्वर्ज नहीं होगा। बट अगर जीरो के लिए अगर आप 1/n के लिए देखें और एक आप 1 + 1/n देखें, ये सब सीक्वेंस लें और ये सब सीक्वेंस अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपका 0 क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये आपकी कन्वर्ट कर जाएगी, ठीक है। सब सीक्वेंस जो है ये इसकी सब सीक्वेंस तो कन्वर्ट कर जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ये पूरा सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है, ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेकिन अगर इसके सब सीक्वेंस लेते हैं सिर्फ इतने या सिर्फ इतने, तो ये आपकी कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रियल नंबर l इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, यानी कि ये आपका कन्वर्ट्स करता है l को, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, यानी कि ये l को कन्वर्ट्स करता है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ k such that k is always less than equal to an, k such that k is always greater than equal to an, a subsequence of an converging to l। सिर्फ अगर एक सब सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली अ रियल नंबर l इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an, यानी कि ये बात कर रहा है, कन्वर्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिट पॉइंट की बात की गई है कि an के लिए आपका यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा है, ये आपका एक लिमिट पॉइंट है। हो सकता है इसमें 2 या ज्यादा लिमिट पॉइंट्स भी हो, तो हो सकता है ये कन्वर्ज करे, हो सकता है ये कन्वर्ज ना करे। कन्वर्जेंस की कंडीशन यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिट पॉइंट दिया गया कि एक लिमिट पॉइंट आपका यहाँ पर है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट के लिए अगर आपको ये सब सीक्वेंस बनाते हैं तो वो आपकी कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। सो फॉर दिस लिमिट पॉइंट वी हैव अ सब सीक्वेंस, कोई भी एक सब सीक्वेंस ऐसी हो सकती है जो कि पर्टिकुलर उस सेल को कन्वर्ट कर जाए, ठीक है। सेम हमारी थ्योरी पर बेस्ड ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। सो रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से सारी की सारी चीजें, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की फर्स्ट थिंग हमने बात की कि अगर आपका सीक्वेंस कन्वर्जेस करता है देन एवरी ऑफ इट्स सब सीक्वेंस, इसकी सारी की सारी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्टली अगर आपका an सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, तो वहां पर एक सब सीक्वेंस ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो कि कन्वर्जेंट होगी। थर्ड, अगर आपका an हैज अ लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट उसके पास एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए भी एक सब सीक्वेंस आपकी हो जाएगी। हो सकता है ज्यादा आपके लिमिट पॉइंट्स हो, लेकिन प्रत्येक लिमिट पॉइंट के लिए एक सब सीक्वेंस होगी जो कि कन्वर्ट कर जाएगी l को। नेक्स्ट, अगर आपका an कन्वर्जेंट होता है, इसका मतलब आपके पास एक यूनिक एंड फाइनाइट लिमिट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्टली अगर आपके पास a to n यानी कि इवन टर्म्स l को कन्वर्ट कर रही हैं, सारी की सारी ऑड टर्म्स l को कन्वर्ट कर रही है, दैट मीन्स आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस l को कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी के सारे पांचों चीजें अब तक हमने देखी है, सभी चीजें हमने रिकॉल कर ली है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम को आप बोलते हैं LUB, लीस्ट अपर बाउंड, एंड इन्फीमम को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपकी सीक्वेंस की लोएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, इन्फीमम जो होगा, ठीक है, और ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, एंड ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं an इक्वल्स टू 1/n, ये हमारा सीक्वेंस है, ये हमें पता है 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो इसके लिए ये आपका GL भी हो जाएगा और ये आपका LU भी हो जाएगा, ठीक है, जो 1 है आपका LU भी हो जाएगा। सो ये सिंपल सी चीज है कि जो भी है हमारा सीक्वेंस जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, लाइक हमने एक एग्जांपल लिया an -1n, तो इसके लिए देखेंगे तो ये -1 to 1 के बीच में जाएगा, ठीक है, -1 to 1 के बीच में जाएगा,
ठीक है। सो बेसिकली ये हो जाएगा इसका GLB, -1 इसका GLB हो जाएगा, और +1 जो है ये आपका हो जाएगा LUB, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। सुप्रीमम एंड इन्फीमम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। देखिए कोई भी आपका सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस की वैल्यू अगर आप देखें, सीक्वेंस की वैल्यू जिन दो पॉइंट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू एंड सीक्वेंस की मिनिमम वैल्यू, ये तो आपका होता है सुप्रीमम और ये आपका होता है इन्फीमम, ठीक है। ये तो था सीक्वेंस के केस में। लेकिन अगर आप सीक्वेंस पर लिमिट लगा देते हैं या इसकी nth टर्म पर लिमिट लगा देते हैं, इसमें मान लीजिए एक हमारी लिमिट आती है L1, एक आती है L2। इन L1 L2 में से जो आपका बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर L1 आपका ग्रेटर है L2 से, तो उस केस में L1 आपका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा और L2 आपका लिमिट इंफीरियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके लिमिट्स में से छोटा बड़ा कौन सा है, वो आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। और एग्जैक्टली सीक्वेंस की जो वैल्यूज है उसमें कौन मैक्सिमम और मिनिमम है, ये आपका होता है सुप्रीमम और इन्फीमम। डेफिनेशन में दोनों अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे दोनों चीजें एक ही होती है, ठीक है, सेम वैल्यूज लेकर के चलती है, लेकिन कुछ में अलग भी होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के इन चीजों को बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर गिवन एग्जाम्पल के लिए इसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम फाइंड करें, तो इसका GLB और LUB अगर हम देखें तो लीस्ट अपर बाउंड। अब 1/n जो है इसकी वैल्यूज में अगर आप देखेंगे, वैल्यूज पुट करके देखेंगे 1/n के लिए, तो ये आपका 1/1, 1/2 लेकर के ये 1/∞ इक्वल्स टू 0, यानी 0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। लोअर बाउंड आपकी 0 हो जाएगी, अपर बाउंड आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो हमें पता चल गया 0 से लेकर के 1 के बीच में ये लाई करता है फॉर ऑल n, ठीक है। सो ये तो हमें पता चल गया। इसका इन्फीमम और सुप्रीमम तो हमने देख लिया। लेकिन अगर हम लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर की बात करते हैं, लिमिट इंफीरियर की बात करें एंड लिमिट सुपीरियर की बात अगर हम करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर चेंज करके करते हैं इसको, ठीक है। सो बेसिकली इसके लिए लिमिट पुट करेंगे। जो आपका लिमिट इंफीरियर होता है, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दें कि जो आपका लिमिट इंफीरियर होता है, इसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, एक तो हम निकालेंगे लिमिट सुपीरियर। लिमिट्स में जो सुपीरियर होगा तो इसमें हम करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे उसकी nth टर्म पर, ठीक है। और लिमिट सुपीरियर जो होता है उसके लिए हम उसके ऊपर इस तरह का बार का साइन लगाते हैं, ठीक है, ये हो जाता है हमारा लिमिट सुपीरियर। सेकेंडली लिमिट इंफीरियर की अगर हम बात करें, इंफीरियर, तो इसके लिए आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an करेंगे और इसके नीचे इस तरह का सिंबल लगाएंगे। तो ये नोटेशन आपकी, देखिए ये नोटेशन आपकी लिमिट इंफीरियर की है और ये जो नोटेशन आपकी ये बेसिकली लिमिट सुपीरियर की है, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे ऊपर जिसके बार है वो हमारा लिमिट सुपीरियर होगा, जिसके नीचे हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की है वो आपका लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। सो हम बात करें लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर की। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, और यहाँ पर हम ऊपर बार लगा रहे हैं, यानी ये हमारा सुपीरियर है, ठीक है, ये हमारा सुपीरियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n किया तो ये आपका इक्वल 0 आ जाएगा, यानी कि लिमिट जो आपका सुपीरियर है, लिमिट सुपीरियर वो आपका 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंफीरियर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगी इसमें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो यही आपका, ये भी आपका इंफीरियर हो जाएगा, यही आपका इंफीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर दोनों सेम है, कितनी वैल्यूज है इसकी, 0, ठीक है। बट वैसे अगर आप देखें सुप्रीमम की, तो सुप्रीमम आपका 1 है और इन्फीमम आपका 0 है, लेकिन लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुपीरियर की बात करें तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो इन्फीमम एंड सुप्रीमम के केस में सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बात करें तो -1 to 1 के बीच में ये लाई करता है, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा इन्फीमम और ये आपका हो जाएगा सुप्रीमम। बट अगर लिमिट इन्फीमम और लिमिट सुप्रीमम की बात करें, लिमिट इन्फीमम एंड लिमिट सुप्रीमम, इसकी अगर हम बात करें तो
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, ऊपर हमने बार लगाया यानी मैक्सिमाइज करके देखना है, तो ये आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, मिनिमम देखना है, तो मिनिमम कब होगा, जब इसकी टर्म्स की पावर्स जो है वो क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ जो आपकी पावर है वो माइनस इन्फिनिटी होगी, सॉरी इन्फिनिटी होगी, लेकिन किस में होगी, ऑड में होगी, तो ये आपका -1 हो जाएगा। सो ये आपका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा और ये आपका लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। लिमिट्स में से बड़ा और छोटा कौन सा है, ये तो आपकी क्या, आप देखिए सेम ही तो है, जो आपका नॉर्मल वैल्यूज में इन्फीमम और सुप्रीमम है और जो लिमिट में इन्फीमम और सुप्रीमम है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर इस केस में दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। चारों चीजें हमने बहुत ही अच्छे से देखी, सुप्रीमम इन्फीमम कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड लिमिट इन्फीमम एंड लिमिट सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 + -1 इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो वैल्यूज जाती है हमारी 0 2 0 2 इस तरह से। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसके लिए इन्फीमम आपका 0 हो जाएगा, सुप्रीमम आपका 2 हो जाएगा। लिमिट्स भी अगर आप पुट करेंगे, लिमिट इन्फीमम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लिमिट ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू अगर आपने देखनी है, नीचे हमने बार लगाया, तो ये आपका हो जाएगा 1 + -1 की पावर अगर आप ऑड करते हैं देन आपका ये 0 आएगा, यानी मिनिमम आएगा। ठीक है, लिमिट सुप्रीमम की बात करें तो लिमिट ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ऊपर आपने बार लगाया ऊपर, तो मैक्सिमम है यानी 1 + -1 की पावर जब आप इवन करेंगे तब होगा एंड इट इज इक्वल टू 2। ओके, सो ये हमारी लिमिट की वैल्यूज है। नेक्स्ट हमारा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, इसमें अगर आप वैल्यूज चेक करें तो फर्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, नेक्स्ट आपकी हो जाएगी 1 + 1/2 स्क्वायर, 1 + 1/3 क्यूब, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 9/4 एंड ये आपका हो जाएगा 64/27। इस तरह से आपकी वैल्यूज रहेंगी। सो जनरल टर्म हमारी हो जाएगी 1 + 1/n रेस्ट पर n, एंड हम जानते हैं लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम लगाएं 1 + 1/n एंड ये आपका हो जाएगा e⁻1, और अगर यहाँ पर a है तो ये आपका e⁻a हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज देखेंगे तो इसका इन्फीमम तो 2 है, इन्फीमम इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड सुपीरियर इसका क्या हो जाएगा, सुपीरियर तब होगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम करें, सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो e⁻a आएगा, a यहाँ पर 1 है तो e⁻1 यानी ये आपकी वैल्यू आएगी। सो सुपीरियर इसका क्या हो जाएगा, सुपीरियर आपका इसका e हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली जब आप लिमिट इन्फीमम एंड लिमिट सुपीरियर की बात करेंगे तो लिमिट्स के केस में लिमिट इसकी एक ही आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है e1। ठीक है, तो यही इसका सुपीरियर हो जाएगा, यही इसका इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज हमें देखनी है कि अगर इफ एंड ओनली इफ, नोट बनाते हैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा, दैट इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर, यानी कि देखिए लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर के अलग अलग होने का मतलब क्या और सेम होने का मतलब क्या है। लिमिट सुपीरियर होता है आपका बेसिकली अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसके अंदर मान लीजिए कोई दो आपकी लिमिट्स आती हैं L1 एंड L2। अगर L1 और L2 आपकी सेम है दैट मीन्स लिमिट आपकी क्या है, यूनिक लिमिट है। अगर यूनिक लिमिट है दैट मीन्स वो आपका सीक्वेंस कन्वर्ट्स करेगा। अगर आपकी लिमिट्स दोनों अलग अलग है देन आपका सीक्वेंस कन्वर्ट्स नहीं करेगा। ठीक है, सो दोनों लिमिट्स आपकी अगर अलग अलग है तब आप कह सकते हैं कि या तो L1 बड़ा हो सकता है L2 से या आपका L2 बड़ा हो सकता है L1 से। ठीक है, सो दोनों केसेस में फिर आप चेक करते हैं कि सुप्रीमम कौन सा है और इंफीरियर कौन सा है, यानी लिमिट सुप्रीमम कौन सा है, लिमिट इन्फीमम कौन सा है। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, सुप्रीमम एंड इंफीरियर, यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल है, तो उस केस में डेफिनेटली आपका यूनिक लिमिट आपकी हो जाएगी और यूनिक लिमिट आपकी कन्वर्ट कर जाएगी। दैट मीन्स आप इसको ये कह सकते हैं कि आपका जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है,
सो अगर आपकी लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के इक्वल होती है, दैट मीन्स आपका जो सीक्वेंस है ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें अगर लिमिट इंफीरियर सुपीरियर अगर सेम है, दैट मीन्स उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। यूनिक हो जाएगा तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल फॉर्मेट में हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। हमने अब तक कुछ 4 एग्जाम्पल्स देखे हैं। एक हमने देखा -1/n। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मली सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करें, सुप्रीमम और इन्फीमम में हमने देखा -1/n, इसके लिए एक तो +1 वैल्यू आ रही थी, एक -1 वैल्यू आ रही थी। हमने लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के लिए देखा, तो एक हमारा प्लस आ रहा था, एक हमारा माइनस। लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारा नॉट कन्वर्जेंट होगा, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्टली हमने एग्जांपल किया 1 + -1/n। इसके लिए सुप्रीमम हमारा 2 आया, इन्फीमम हमारा 0 आया। ये 2 आया, ये हमारा 0 आया, नॉट इक्वल्स, दैट मीन्स ये हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमने एग्जांपल किया था 1/n। इसके लिए सुपीरियर भी 0, इंफीरियर भी 0, लिमिट सुपीरियर भी 0, लिमिट इंफीरियर भी 0, विच इज इक्वल, दैट मीन्स ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने केस किया 1 + 1/n। इसके लिए सुपीरियर हमारा e आया, इंफीरियर हमारा 2 आया, लिमिट सुपीरियर हमारा e आया, लिमिट इंफीरियर भी 2 आया, e आया, दैट मीन्स ये हमारी कन्वर्ज हो गई क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं। सो ये हमारा सिंपल सा केस होता है कि अगर an आपकी कन्वर्जेंट होती है, दैट मीन्स लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an ऊपर बार, और एक आपने लिया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, और नीचे की तरफ आपने इस तरह से इसको अंडरलाइन कर दिया, तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोटोन एंड सब इन्फीमम। देखिए मोनोटोन का जो कॉन्सेप्ट है हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है, सो इसके बारे में बात करते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म आपकी सबसे छोटी होने वाली है, उसके बाद सेकंड टर्म आपकी उससे बड़ी, थर्ड टर्म उससे भी बड़ी, फोर्थ टर्म उससे भी बड़ी। ठीक है, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं, फर्स्ट थिंग इसमें आप ये कह सकते हैं कि A1 आपका लेस होगा A2 से, A2 से बड़ा होगा A3, A3 से बड़ा होगा A4, ये चलता जाएगा। सो अगर आप कोई एक n ऐसा लें जो कि m से बड़ा होगा, तो उस केस में an जो है ये आपका डेफिनेटली am से बड़ा होगा। ठीक है, थर्ड इंक्रीजिंग सेंस में है तो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे nth टर्म का, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और सिंपली फोर्थ अगर आप देखें, जो भी आपका an है सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी A1 हो जाएगी। ठीक है, A1 से तो बड़ा होगा, हमेशा बड़ा इक्वल हो सकता है, और जाएगा कहाँ पर, A इंफिनिटी तक। ठीक है, दैट मीन्स इसके लिए ये इसका इन्फीमम हो जाएगा और ये इसका सुप्रीमम हो जाएगा। ये सिंपल सा मेथड होता है चेक करने का, बहुत ही अच्छे से हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था इसको। चलिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि एक एलिमेंट आपका A1 है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका A2 है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका A3 है, इस तरह से ये डिक्रीजिंग सेंस में रहेगा। यानी कि फर्स्टली अगर हम बात करें, A1 आपका सबसे बड़ा होगा, उसके बाद A2 आएगा, उसके बाद A3 आएगा, इस तरह से हमारा चलता रहेगा। सेकंड थिंग, अगर कोई n बड़ा ले रहे हैं आप m से, तो उसके लिए आपका जो an हो जाएगा वो आपका छोटा हो जाएगा am से। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग में है। ठीक है, डिक्रीजिंग सेंस में है। थर्ड, अगर आप इसके लिए चेक करना चाहते हैं an डैश, तो ये आपका ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। सो सिंपली सबसे छोटी टर्म आपकी a इंफिनिटी होगी और सबसे बड़ी टर्म आपकी A1 हो जाएगी, बाकी सारी की सारी इसके बीच में लाई करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपका इन्फीमम हो जाएगा और A1 आपका सुप्रीमम हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के सेंस में हमने बहुत ही अच्छे से इसकी बात करी है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन है, द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ सेट दिस आर रिस्पेक्टिवली। देखिए एक नॉर्मल सी बात है, इस टाइप से अगर हमें गिवन होता है, इसके लिए इन्फीमम एंड सुप्रीमम की अगर हमें बात करनी है, सो पहले तो an डैश करके इसको चेक करते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग में है या कैसे डिक्रीजिंग में है। तो 2n + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हमारा रहेगा 2n + 1 और 3n + 2 का गया तो इंटू 3 माइनस 3n + 2 एज इट इज, और इसका करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सो 6n से 6n कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 1/2n + 1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये हमेशा ही कैसा होगा, यहाँ पर ये -1 आएगा, -1, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, सो -1 आएगा। सो ये आपका ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा। ठीक है,
लेस देन 0 रहेगा दैट मीन्स ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है दैट मीन्स A1 जो है A1 टू A इंफिनिटी के बीच में जा रहे हैं, डिक्रीजिंग है यानी कि A1 आपका सबसे बड़ा होगा, A1 आपका सबसे बड़ा होगा और A इंफिनिटी आपका सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसका इन्फीमम और सुप्रीमम। तो चेक कर लेते हैं। बेसिकली n इक्वल्स टू 1 पुट करें तो आपका ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 5/2। n इक्वल्स टू 1 हमारा आया है। ठीक है, A1 आपका हो गया 5/2 यानी 5/2 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 3n प्लस 2, ये आपका 5, 1 पुट करेंगे तो ओके पहले इनफीमम लिखा हुआ है बाद में सुप्रीमम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सुप्रीमम हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीमम हो जाएगा आपका 5/3। तो 5/3 एक तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा हमारा इनफीमम भी। इनफीमम होता है A इंफिनिटी वाला, तो हम करेंगे A इंफिनिटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम 3/n प्लस 2, सॉरी 3 + 2/n एंड 2 + 1/n इसको लिख सकते हैं n कॉमन लेकर के। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा 3/2 के इक्वल्स आ जाएगा। बेसिकली इसके लिए हमें थोड़ा लॉजिक भी सीखना पड़ेगा कि अगर कभी भी आपके पास n टेंस टू इन्फिनिटी हो, लॉजिक हमारा क्या है कि कभी भी आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो और इस केस में आपके पास ऊपर आपके पास ax² प्लस समथिंग कुछ टर्म्स है और नीचे भी आपका bx² समथिंग टर्म्स है, सो इसका आंसर डायरेक्टली आपका A/B आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मान लीजिए आपके पास an प्लस इस टाइप से ax प्लस इस टाइप से टर्म्स है, bx प्लस समथिंग टर्म्स है, तो इसका आंसर भी आपका A/B आने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली जब भी इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली हम वहां से वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पर 3n + 2 था, 2n + 2 था, तो इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 3/2 डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 3/2 आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ दिस। अब इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, एक तो आपका सुप्रीमम हो जाएगा, एक तो आपका A1, एक तो आपका A1 हो जाएगा, एक आपका A इंफिनिटी हो जाएगा। पहले तो A इंफिनिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। A इंफिनिटी आपका क्लियरली आपको पता है कि 3/1 हो जाएगा। A1 आपका वैल्यू रख के देखें तो 3 इंटू 1 + 1 बाय 1 + 3, तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, सो 1 एंड 3 ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब चेक कर लेते हैं कि भाई ये इंफीरियर है कि सुपीरियर है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मिनिमम है। सिंपली 3 इज ग्रेटर देन 1, सो सुप्रीमम आपका 3 हो जाएगा, इनफीमम आपका 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास इसमें लॉजिक है नहीं। चलिए उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चंस और हैं, लाइक an आपका 2n + 3 बाई 5n + 1 है। ठीक है, तो इसके लिए सुपीरियर और इन्फीरियर फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो आपका हो जाएगा A1 के लिए देखें तो A1 वैल्यू पुट करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। एंड अगर आप A इंफिनिटी चेक करें तो ये आपका 2/5 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन सा है ये आप चेक कर लें। सो बेसिकली ये आपका सुपीरियर हो जाएगा और ये आपका इन्फीरियर हो जाएगा। इसी के अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 2n + 1 बाई 3n + 3, ऐसा हमने लिया तो इसके लिए सुपीरियर हो जाएगा 2/3 एंड 1/2 जो है आपका इन्फीरियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका A इंफिनिटी और ये आपका A1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 4 जो है इसमें हम सीरीज का कॉन्सेप्ट जो है आगे लेकर के चलेंगे। सो वीडियो आज के लिए काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो बेसिकली हमने काफ़ी अच्छे से हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 3 कंप्लीट किया, जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखे। ठीक है, सो बेसिकली ओके सब सीक्वेंस से हमने स्टार्ट किया था और नेक्स्ट हमारा टॉपिक सीरीज से हम जो है पार्ट 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ये, लेकिन काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी भी है। ठीक है, चलिए 2-3 एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस को ये लेकर के रहेगा आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।